वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिलिट्री एसबी पे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, और यदि हिंदी व्याकरण आती है तो आप ये हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले संज्ञा पढ़ाएंगे, संज्ञा और उसके भेद, मतलब संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं और अर्थ के आधार पर कितने संज्ञा के प्रकार हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है जो संज्ञा का रहेगा। इसको हम लगभग 15 मिनट के लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे संज्ञा को। आपको कोई भी बुक और कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं ऐसा बता दूंगा। इसके बाद आपको मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, संज्ञा की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं से भी कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, हम ये जानेंगे। उसकी परिभाषा जो हमने रटी रटाई है, शुरू में पढ़ी है छोटी कक्षाओं में, उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जब किसी शब्द से हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चले, किसी वस्तु के बारे में पता चले, या स्थान के बारे में पता चले, या भाव के बारे में पता चले, तो उस संज्ञा शब्द को, तो उस शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। मैं आपको कट टू कट चीज़ें बताऊंगा और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, बाहर नहीं होगा। तो आप विश्वास रखें और सारी चीज़ों को बार बार पढ़ें। एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर आपको बार बार रिवीजन करना है। संज्ञा के प्रकार हम पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकार तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि भाई उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, और इसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं, इसको भी आप याद रखें। तो जैसे ये क्वेश्चन ही है, मैंने क्वेश्चन लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये तो आपको परिभाषा क्लियर हो गई है। इसके बाद हम सीधे आते हैं, पहला टाइप है हमारा, या पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। आपको इससे ही पता चल रहा होगा, व्यक्ति से पता चल रहा होगा आपको कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, इसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, इसको हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम का ज्ञान कराएं या बोध कराएं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में बताएं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बड़ी सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आप सीधा बिल्कुल एज इट इज याद कर लें। जो शब्द या जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सिंपल है बिल्कुल। जैसे राम है, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली शहर है, लखनऊ शहर है, पटना है, कोई भी स्थान, वो भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिल्ली, पटना, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक स्थान के बारे में या किसी एक भाव के बारे में बताए, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? संपूर्ण जाति का बोध कराए। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति का ज्ञान कराए हमें, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जैसे कि नदी,
पर्वत, लड़की, नदी हो गया, पर्वत हो गया, और क्या हो गया, और लड़की हो गया। नदी, पर्वत और लड़की। नदी, अब जैसे हमने कहा कि गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी एक की बात बता रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक स्थान के बारे में बता रहा है, या किसी एक लोग की चर्चा कर रहा है, वो एक वस्तु के बारे में बता रहा है। तो ये जो नदी है ये तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो गंगा है, सिर्फ गंगा नदी, सिर्फ गंगा नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि नदी कह दें, इसमें संसार की सारी नदियाँ आ गई, नदी में संसार की सारी नदियाँ आ गई, पर्वत में संसार के सारे पर्वत आ गए, लड़की में सारी लड़कियाँ आ गई, राधा आ गई, सीता आ गई, रमा आ गई, गीता आ गई, लड़की में सारी लड़कियाँ आ गई, पर्वत में सारे पर्वत आ गए, सतपुड़ा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सारे पर्वत आ गए, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी पूरी अपनी नदी जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, लड़की जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी एक नदी की बात करें या किसी एक पर्वत की बात करें या किसी एक लड़की की बात करें तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार भी हमें पढ़ने हैं। कितने प्रकार पढ़ने हैं? 2 टाइप। तो जातिवाचक संज्ञा के हमें कितने प्रकार पढ़ने हैं? 2 प्रकार पढ़ने हैं जातिवाचक संज्ञा के। इसमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक। ये क्या है? आपने साइंस में जितनी भी धातुएं पढ़ी हैं, जितने भी साइंस में जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी द्रव्य या पदार्थों के बारे में आपने पढ़ा है वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में या पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगे या मटेरियल नाउन में शामिल हो जाएंगे। और मटेरियल नाउन जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, इसको आप 1, 2, 3 और 4 भी नंबर दे सकते हैं, 3 और 4 भी नंबर दे सकते हैं। इसको द्रव्यवाचक संज्ञा को 3 नंबर और समूहवाचक संज्ञा नंबर 4। तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा और अगली है समूहवाचक संज्ञा जो समूह का बोध कराए। हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं, एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरी समूहवाचक संज्ञा। अगली स्लाइड में हम इसको देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है या क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध हो, हमें उस पदार्थ का बोध हो या उस सामग्री का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा या इनसे कोई वस्तु बनी है, उस वस्तु का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ये हम जब प्रश्न करेंगे तो हमें अलग से समझ में आ जाएगा कि यहाँ द्रव्य की बात की जा रही है या पदार्थ की बात की जा रही है, तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अगली स्लाइड में हम लेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, या मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर या मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। तो 3 आपका राइट आंसर है। अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। इसके बाद बुढ़ापा। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो इसमें बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या है? इन्हें पूछा है कि बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य को देके इनने पूछा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का बोध करा रही, किसी पर्टिकुलर एक चीज का बोध करा रही? नहीं करा रही, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं है। कि जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति का बोध करा रही? तो जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है। हमको ऐसे अलग अलग छांट के अपने उत्तर पे पहुंचना है। तो ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या भाववाचक संज्ञा है? लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा है। मैंने अभी आपको भाववाचक संज्ञा पढ़ाई नहीं है, आगे मैं इसको पढ़ाने वाला हूं, तो मैं इसको पढ़ाता हूं, फिर इस पर अपन दोबारा आते हैं। तो वैसे ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि बुढ़ापा एक भाव है, एक अवस्था है या एक दशा है या एक गुण है। बुढ़ापा
एक अवस्था है या गुण है या दशा है या भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। आपको अगली स्लाइड में भाववाचक संज्ञा पढ़ाने वाला हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर तो संज्ञा 5 प्रकार की है, लेकिन मूल रूप से या उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक तो हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे, और समूहवाचक संज्ञा के बाद हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, जिसका हमने उदाहरण ऊपर देख लिया है। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक संज्ञा, तो आपको समूहवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है कि किसी समूह या किसी ग्रुप का बोध करा रहे होंगे। नाम से ही पता चल रहा है किसी समूह की बात की जा रही होगी। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। किसी एक स्थान या एक जगह के बारे में बताएंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बताकर पूरे समूह के बारे में बता रहा है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बताकर पूरे समूह के, पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और यही वो कह दे कि पूरी जाति के बारे में बता रहा है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इस संज्ञा में आप 3 संज्ञा समझ लीजिए। किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूरे समूह के बारे में बता रहा होता तो समूहवाचक संज्ञा, पूरी जाति के बारे में बता रहा होता तो जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बताकर पूरे समूह के बारे में बताए, पूरे ग्रुप के बारे में हमें जानकारी दे तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण? वर्ग। एक वर्ग है, एक क्लास है, कक्षा जिसमें 30 बच्चे हैं तो एक समूह का बोध करा रहे। टीम जैसे क्रिकेट की टीम है, 11 प्लेयर है तो एक समूह का बोध करा रही। समूह तो शब्द खुद में एक, समूह जो शब्द है खुद में एक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। परिवार एक समूह का बोध करा रहा। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, तो परिवार में लोगों का, बच्चों का, सबका, परिवार के सदस्यों का एक समूह होता है तो ये तो समूहवाचक संज्ञा है। पुलिस, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। सेना, पूरी सेना का बोध करा रहा तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ये सारी समूहवाचक संज्ञा है। और ये समूहवाचक संज्ञा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, इसको भी याद रखें। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। या ऑप्शन में समूहवाचक ना दिया हो तो आप जातिवाचक लगाएंगे। जब ऑप्शन में समूहवाचक ना दिया हो तो आप जातिवाचक लगाएंगे, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा जो है ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। आपको मैंने पढ़ाया है ऊपर, वही है ये। लेकिन अलग अलग दें तो फिर आप समूहवाचक लगाएंगे। इसके बाद भाववाचक। ये भाववाचक सबसे अलग है। जैसे व्यक्तिवाचक अलग है, जातिवाचक अलग है, पदार्थवाचक अलग है, ऐसे भाववाचक अलग है। भाववाचक संज्ञा आपको नाम से पता चल रहा हो, किसी भाव की प्रधानता होगी, किसी भाव के बारे में बताया जाएगा तो हम भाववाचक संज्ञा लगाएंगे। जैसे किसी भाव, किसी गुण, किसी दशा, दशा मतलब परिस्थिति या स्थिति, तो किसी भाव, गुण, दशा या किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था आदि का ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। वो क्या होते हैं? वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से हमें किसी भाव का पता चले, किसी गुण का पता चले, किसी दशा या अवस्था का पता चले या परिस्थिति का पता चले तो हम क्या करेंगे? भाववाचक संज्ञा लगाएंगे। हम भाववाचक संज्ञा लगाएंगे। उदाहरण से हम समझ लेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जैसे क्रोध एक भाव है। किसी को क्रोध आ गया तो क्रोध एक भाव है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ भाव की बात हो रही, तो हम भाववाचक संज्ञा लगाएंगे। मिठास गुण है, एक दशा है, एक गुण है मिठास। यौवन एक गुण है। थकावट दशा है। यार मैं तो आज बहुत थक रहा हूँ, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो थकावट जो एक दशा है। तो क्रोध, मिठास, यौवन, थकावट। वीरता एक गुण है। धैर्य एक गुण है। सौंदर्य या सुंदरता एक गुण है। अपनत्व एक भाव है। कहते हैं कि अपनत्व का भाव होना चाहिए, अपनत्व का भाव होना चाहिए। सौंदर्य, सुंदरता, धैर्य, वीरता ये गुण है। थकावट दशा है। यौवन एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है। मिठास एक गुण है। क्रोध एक भाव है। तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा में आएंगे।
और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिससे हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में ज्ञान हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक भाव के बारे में जानकारी मिले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो किससे मिल रही है हमें? गाय, गाय तो पूरी जाति का बोध करा रही। कौन सी गाय है? गाय कई प्रकार की होती हैं, तो ये तो पूरी जाति का बोध कराई, तो गाय तो जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पहाड़ है, विंध्याचल का पहाड़ है या हिमालय पर्वत है, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा पहाड़, तो ये भी जातिवाचक है। तो दो तो गलत हो गए क्योंकि व्यक्तिवाचक चाहिए। आम, आम एक समूहवाचक है। यदि समूहवाचक ऑप्शन में ना हो आम के लिए तो आप लगाएंगे जातिवाचक, तो आम भी नहीं है हमारा। यमुना, यमुना तो एकमात्र नदी है, एक नदी का नाम है, तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा ना, तो ये यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बहुत सिंपल है। इसके बाद कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बालक, कक्षा में 30 बालक हैं, तो उसने कह दिया बालक, मतलब सभी बालक आ गए उसमें। ये तो नहीं कहा कि राम यहाँ आए, उसने कहा बालक यहाँ आए, तो बालक पूरी जाति का बोध करा रहा। कक्षा में जितने भी बालक है सभी बालक की बात की जा रही, तो बालक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, भारत में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सारे मनुष्यों की बात हो रही, तो मनुष्य भी जातिवाचक है। सैनिक, सैनिक मैंने बताया था कि सेना समूहवाचक है, और समूहवाचक ऑप्शन में ना हो तो जातिवाचक लगा देना, क्योंकि जातिवाचक का ही रूप है समूहवाचक। तो सैनिक पूरे जाति का बोध करा रहे, जितने भी सैनिक हैं संसार में उन सारे सैनिकों का बोध करा रहा है सैनिक, तो ये भी जातिवाचक है। सैनिक, बालक, मनुष्य, ये जातिवाचक है। लेकिन सुंदरता या सुंदर होना एक भाव है, एक गुण है, एक अवस्था है। एक भाव है या एक गुण है सुंदर होना, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? सुंदर होना क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद लगभग सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और यदि आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करें कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, उसके बारे में आपको दोबारा बताऊंगा। मैं भाववाचक संज्ञा का एक जो मैंने उदाहरण लिया था यहाँ पे बुढ़ापा, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोबारा कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए, तो बुढ़ापा किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा क्या? एक स्थान के बारे में बता रहा क्या? नहीं बता रहा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं है। किसी जाति का ज्ञान नहीं करा रहा, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। अब भाववाचक बता, बुढ़ापा जो है, बचपन जो है, सुंदरता जो है, ये किसी ना किसी प्रकार से एक भाव है, एक गुण है या एक अवस्था है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ये किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। और इस प्रकार से हमारे वीडियो का एंड होता है। और आप कमेंट में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, और इसके माध्यम से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक आपको डाल दिए जाएंगे इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और किसी एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। ये हमारा वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।